देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। एक जमाने में आशिकों के लिए कहा जाता था जब वो अपनी प्रेमिकाओं से मिलने के लिए बेताब हुआ करते थे कि यह कयामत की रात है। लेकिन आज कयामत की रात भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए है, क्योंकि कर्नाटक में किसकी बनेगी सरकार, इसे लेकर जोड़ तोड़ की कोशिशें बड़े पैमाने पर अभी से ही होती दिखाई दे रही हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से उत्साहित है, भारतीय जनता पार्टी को पूरा भरोसा है कि वो अपने दम पर सही सरकार तो बना ही लेगी, नहीं तो कम से कम एचडी कुमारस्वामी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर एक बार फिर सरकार बना देंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी पूरे अपने घोड़े खोल दिए हैं, अगर इस जुमले का इस्तेमाल किया जाए तो। कांग्रेस ने स्पष्ट तौर से कहा है कि अगर जरूरत पड़े तो सिद्धरमैया दोबारा मुख्यमंत्री बने ही नहीं, किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। उप मुख्यमंत्री का पद भी देने की तैयारी पहले से हो रही है, ताकि देवेगौड़ा के साथ साठगांठ बनाकर सरकार कांग्रेस अंततः बना ले। एक ऐसा चुनाव जो ऐसा लगता है कि देश के भविष्य को आपके सामने प्रदर्शित करेगा, उसे लेकर जो जोड़तोड़ हो रही है, यह प्रदर्शित करती है कि आज दोनों पार्टियां वाकई में, अगर अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल किया जाए, डेस्परेट है, किसी तरीके से सत्ता हासिल करना चाहती हैं। कर्नाटक में किसकी बनेगी सरकार, इस बात का फैसला होने में बस चंद घंटों का इंतजार बाकी है। कांग्रेस सत्ता बचाने में कामयाब रहेगी या फिर सूबे में दिखेगा कमल का राज। ज्यादा परिवारों में गैस का चूल्हा पहुंचा दिया गया। चंद घंटों बाद कर्नाटक के कुरुक्षेत्र की तस्वीर साफ हो जाएगी और ये पता चल जाएगा कि कर्नाटक की जनता ने किसे चुना है। लेकिन नतीजे आने से पहले कर्नाटक में शुरू हो गई है जोड़ तोड़ की सियासत, क्योंकि तमाम एग्जिट पोल ने जो अनुमान दिखाए हैं उसके मुताबिक कर्नाटक में कोई भी पार्टी अकेले दम पर सरकार बनाती हुई नजर नहीं आ रही। ऐसे में अब नतीजों से पहले शुरू हो गया है जोड़ तोड़ का खेल और हर किसी की नजरें टिक गई हैं जेडीएस पर। माना जा रहा है कि किसी भी दल को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए जेडीएस के साथ की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में कांग्रेस ने सबसे पहले जेडीएस को रिझाने के लिए दांव चला है। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने दलित सीएम बनाने को लेकर पासा फेंका है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के बड़े नेता देवेगौड़ा के संपर्क में है। माना जा रहा है कि सरकार बनाने के लिए अगर कांग्रेस को मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छोड़नी पड़ी तो वो तैयार है। वो सब सारे चीजें लेजिस्लेचर पार्टी और हाईकमांड तय करेगी और वो जो फैसला लेगी उसी लिए हमको मंजूर है। दूसरी तरफ एग्जिट पोल के अनुमानों की माने तो राज्य में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, लेकिन वो भी मैजिक नंबर से दूर है। ऐसे में उसकी निगाहें भी जेडीएस पर टिकी हैं। राज्य के बड़े बीजेपी नेता जेडीएस के संपर्क में हैं। देवेगौड़ा खुद पीएम मोदी की तारीफ कर चुके हैं। हालांकि इस बारे में कोई भी बीजेपी नेता खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। बीजेपी के दिग्गज अकेले ही सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। Accepted the defeat and he knows that Congress will lose very pitiable condition. Congress will go in these elections. For that reason, we wanted to play some other game. No talks with JDS or any other party, and we don't need any support from any other party. वहीं कर्नाटक की लड़ाई में तीसरी पार्टी जेडीएस अभी अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। नतीजों से पहले जेडीएस नेता कुमारस्वामी सिंगापुर की यात्रा पर रवाना हो गए हैं और छोटे नेता जेडीएस को किंग मेकर और कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। तो कांग्रेस को यह तय करना है कि उसको विपक्ष में बैठना है या भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। एक बात साफ है कि ना तो सिद्धरमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और ना येडियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। कर्नाटक की जनता के आशीर्वाद से श्री एचडी कुमारस्वामी कर्नाटक के मुख्यमंत्री होंगे। कर्नाटक की लड़ाई बेहद मुश्किल थी, ये हर कोई जानता था, लेकिन कर्नाटक की असली तस्वीर क्या होगी, इस बात के लिए थोड़ा इंतजार और करना होगा। अब देखना ये होगा कि जनता ने किस पैमाने को अपनाया और किस पार्टी को पसंद किया। वीडियो जर्नलिस्ट मोनीश के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। कर्नाटक में आज जो हो रहा है, दरअसल वो 80 और 90 के दशक की याद दिला रहा है, जब केंद्र सरकार में टूटी फूटी सरकारें बना करती थीं और ठीक इसी तरीके से रात में फोन गनगनाया करते थे, जैसा कि अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। जेडीएस को बीएसपी का समर्थन मिला था इस विधानसभा चुनाव में। माना जा रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं कि मायावती ने बात की है देवेगौड़ा से
अब ये बातचीत किस दिशा में जा रही है, कहां बातचीत हो रही है और इस बातचीत का असर क्या निकलेगा, ये कल शाम तक ज्यादा व्यतीत होता दिखाई देगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के लिए यह चुनाव वाकई में करो या मरो वाली स्थिति थी, और वो इसलिए क्योंकि सिद्धरामैया जैसा मजबूत सिपहसालार जिस पार्टी के पास हो, जिसने 5 साल ऐसी सरकार चलाई जिसे लेकर विपक्ष कोई बड़े आरोप लगा ना पा रहा हो, और अगर वो पार्टी अपनी सरकार दोबारा राज्य में न बना पाए तो वाकई में कांग्रेस के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इसे देखते हुए कांग्रेस ने अपने पुरानी दिक्कतों से सबक लिया है। कांग्रेस ने अपने तमाम दिग्गज नेताओं को बेंगलुरु भेज दिया है, सिर्फ इसलिए कि अगर समर्थन लेना पड़े और ऐसे में जोड़ तोड़ की राजनीति करनी पड़े तो कम से कम वो ना हो जो गोवा में हुआ था। एक तरफ कर्नाटक में काउंटिंग की तैयारियां आखिरी दौर में हैं, तो वहीं दूसरी ओर सियासी दलों में नतीजों को लेकर मंथन का दौर शुरू हो गया है। एग्जिट पोल के नतीजे कुछ ऐसे हैं कि जीत को लेकर कोई भी दल पक्के तौर पर दावा नहीं कर पा रहा, लिहाजा कांग्रेस के दिग्गज बेंगलुरु में कैंप के लिए पहुंच गए हैं। गुलाम नबी आजाद और अशोक गहलोत के बेंगलुरु पहुंचते ही कयासों का दौर भी शुरू हो गया। कोई ये संभावनाएं जो पूछ रहे हैं आप, ये इसका कोई मतलब नहीं। सर, आर द ऑप्शंस ओपन विद ट्रक विद जेडीएस इफ देयर इज अ फ्रैक्चर? अभी तो सरकार बना नहीं, अभी तो सरकार जब बन रही है हमारी तो अभी उसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? उसके साथ जा रहे हैं, उसके साथ जा रहे हैं, उसके साथ अभी हम। कांग्रेस के नेता एक तरफ जीत का दावा कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर अंदर खाने 60 गांठ को लेकर भी खबरें आने लगी हैं। कांग्रेस के दिग्गज जेडीएस के साथ संपर्क में हैं। सूत्रों की माने तो सिद्धारमैया के करीबी महादेवप्पा ने एचडी देवेगौड़ा से बात की। एचसी महादेवप्पा ने गठजोड़ के संभावित फॉर्मूले पर चर्चा की। एचडी रेवन्ना को डिप्टी सीएम बनाने की पेशकश भी की गई। दलित चेहरे के नाम पर एचडी देवेगौड़ा राजी हो सकते हैं। यानी अब कांग्रेस के लिए एचडी देवेगौड़ा को साधे रखना एक बड़ी चुनौती है। We are a party of inclusiveness and we want to take everybody together. And in the larger interest of the politics and the state and the center, Siddaramaiah has expressed his views. वहीं असली मुसीबत ये है कि एचडी कुमारस्वामी फिलहाल कांग्रेस के साथ जाने को तैयार नहीं हैं। सूत्रों की माने तो बीजेपी के कुछ नेताओं के साथ वो संपर्क में हैं। दरअसल कांग्रेस गोवा और मणिपुर की गलती कर्नाटक में नहीं दोहराना चाहती। सूत्रों के मुताबिक तमाम दिग्गजों को कांग्रेस आलाकमान ने अलर्ट कर दिया है कि त्रिशंकु विधानसभा के हालात में पार्टी आखिरी दम तक सरकार बनाने की कोशिश करेगी। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पर स्थानीय निकाय चुनाव हुए हैं। पश्चिम बंगाल में स्थानीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में हिंसा की खबरें आज से नहीं 60 के दशक से लगातार आती रहीं। सरकार चाहे किसी भी पार्टी की क्यों ना हो, लेकिन पश्चिम बंगाल में स्थानीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में जबरदस्त हिंसा होती है। आज जो चुनाव हुए हैं उसमें भी ऐसी हिंसा हुई है जो अप्रत्याशित है। 14 लोगों की जान जा चुकी है। 5 मीडिया कर्मी समेत 40 लोग बुरे तरीके से जख्मी हैं। सवाल यह उठता है कि आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार के मातहत ये जो चुनावी हिंसा हो रही है, ये कौन करवा रहा है? टीएमसी की माने तो ये चुनावी हिंसा विपक्ष करा रही है। लेकिन एक ऐसे राज्य में जहां विपक्ष का नामो निशान नहीं है, जहां सीपीएम न के बराबर है, कांग्रेस का अस्तित्व न के बराबर है, भारतीय जनता पार्टी अपना अस्तित्व तलाश रही है, वहां हिंसा क्या ये विपक्षी पार्टियां करेंगी? जाहिर सी बात है ये जोर जबरदस्ती की नीति है और गुंडागर्दी खुलेआम है जो बड़े पैमाने पर टीएमसी के कार्यकर्ता कर रहे हैं।
कार्यकर्ता कहीं आगजनी कर रहे थे तो कहीं चाकूबाजी कर रहे थे, कहीं मीडिया पर हमला किया जा रहा था तो कहीं वोटर्स को वोट डालने से रोक दिया गया था। उत्तरी 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, नदिया, मुर्शिदाबाद, पूर्वी मिदनापुर, पश्चिमी मिदनापुर, वीरभूमि, उत्तरी दिनाजपुर, कूच बिहार। बंगाल के 20 जिलों में शायद ही कोई ऐसी जगह बची हो जहां से हिंसा की खबरें ना आई हो। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती का झगड़ा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, लेकिन राज्य सरकार का दावा था कि स्टेट पुलिस सुरक्षित चुनाव कराने में सक्षम है और नतीजा क्या हुआ ये सबके सामने है। बैरकपुर में बीजेपी प्रत्याशी की चाकू मारकर हत्या की गई। उत्तर परगना में बम धमाके में 20 लोग जख्मी हुए। कूच बिहार में हिंसा में 20 लोग घायल हुए। उत्तरी दिनाजपुर में बैलेट बॉक्स फूंक दिया गया। मुर्शिदाबाद में बैलेट बॉक्स तालाब में फेंका गया और दिनाजपुर में पोलिंग बूथ तोड़ दिए गए। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में हिंसा के ये हालात तब हैं जब राज्य सरकार के सुरक्षा इंतजामों के तहत राज्य के 20 जिलों में करीब 72,000 पुलिस बल तैनात किया गया था, जिसमें पश्चिम बंगाल के 60,000 के अलावा असम, ओडिशा, सिक्किम और आंध्र प्रदेश के लगभग 1500 सुरक्षाकर्मी बुलाए गए थे। पश्चिम बंगाल में हो रहा ये पंचायत चुनाव इसलिए भी खून के रंग में रंगा हुआ दिखा क्योंकि ममता सरकार में ये आखिरी पंचायत चुनाव है। इस चुनाव की सियासी गर्मजोशी का अंदाजा ऐसे भी लगा सकते हैं कि करीब 60,000 सीटों में से 20,000 सीटों पर प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए हैं। कोलकाता से देवजानी चौबे के साथ टीम न्यूज नेशन। पश्चिम बंगाल में आज जो हुआ है उसे आप हिंसा का नंगा नाच ही कह सकते हैं, और ये सब कुछ राज्य सरकार की रजामंदी से ही हो रहा है। अन्यथा इतने बड़े पैमाने पर हिंसा होती न दिखाई देती और न ही इस तरह से लोगों को डराया और धमकाया जाता। क्या ये बात वाकई में किसी के गले के नीचे उतरती है कि पंचायत और स्थानीय चुनाव में 34% उम्मीदवार तृणमूल कांग्रेस के निर्विरोध चुने जाएं? जाहिर सी बात है यह डर फैलाने की राजनीति है जो तृणमूल कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता आज पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं पर हावी होकर फैलाना चाहते हैं। ममता बनर्जी की सरकार भले ही लोकतंत्र का गला दबाए जाने और घोटने की बातें कितना भी क्यों न केंद्र सरकार में आकर कहें या केंद्र में आकर कहें, लेकिन राज्य में ममता बनर्जी की सरकार जिस तरह से लोकतंत्र का गला घोट चुकी है, आज उसकी परिणति है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक दुश्मनी और चुनावी हिंसा का पुराना इतिहास रहा है, चाहे वो ममता बनर्जी सरकार के दौरान हुए पंचायत चुनाव हो या लेफ्ट के जमाने में हुई चुनावी हिंसा। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक दुश्मनी खतरनाक रूप लेती रही, लेकिन इस बार के पंचायत चुनाव को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर कई सवाल खड़े हुए हैं। यूं तो चुनाव के दौरान सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियों की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है, लेकिन ममता बनर्जी सरकार की जिद की वजह से इस बार राज्य पुलिस की देखरेख में चुनाव हुए और चुनाव में जमकर चुनावी हिंसा हुई। पश्चिम बंगाल में वैसे तो पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग हुई है, लेकिन हकीकत ये है कि राज्य में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की कुल 58,692 सीटों में से करीब 20,000 सीटों पर टीएमसी के उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। पंचायत चुनाव में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस किस तरह की सियासत कर रही है, इसका अंदाजा इससे भी लगता है कि वीरभूम जिले की 42 जिला परिषद सीटों में से करीब 41 सीटों पर टीएमसी के उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। वैसे पश्चिम बंगाल में निर्विरोध चुनाव का ये सिलसिला 1978 से चल रहा है, लेकिन इससे पहले 2003 में लेफ्ट सरकार के दौरान हुए चुनाव में 11% और 2013 में ममता सरकार के दौरान हुए चुनाव में 10% उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए थे। लेकिन इस बार ये आंकड़ा बढ़कर 1/3 से भी ज्यादा हो गया। और सरकार के मंत्री और सरकार के और उस पार्टी के सबसे सर्वोत्तम नेता, उनके प्रोत्साहन से, उनके निगरानी में ये पूरा का पूरा हिंसा का दौर जो है चला रहे। ये स्पष्ट खुले आम ये आज एक खून हो रहा है हमारे देश के अंदर जनतंत्र का। बंगाल के पंचायत चुनाव से जुड़े मामलों पर इस बार हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जियां डाली गई,
एक विवाद ये भी था कि 3 चरण में होने वाले चुनाव को एक ही चरण में क्यों कर दिया गया। खासकर कांग्रेस ने इस फैसले को लेकर सवाल उठाए थे, जबकि ममता बनर्जी 16 मई को शुरू हो रहे रमजान से पहले चुनाव करा लेना चाहती थी। पश्चिम बंगाल की कुर्सी पर पकड़ बनाए रखने के लिए ममता बनर्जी ने उन मुस्लिम वोटों का फायदा उठाने की भरपूर कोशिश की, जिनका असर राज्य की 90 विधानसभा सीटों पर है। इसके लिए ममता ने कई विवादित फैसले भी लिए। मसलन पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की अवैध आबादी सबसे ज्यादा है। ममता बनर्जी ने मुहर्रम के दिन मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाने की कोशिश की थी। 3 तलाक जैसे संवेदनशील मुद्दे पर ममता चुप्पी साधे हुए हैं। दरअसल पिछले चुनाव में 51% मुस्लिम वोट हासिल करने वाली टीएमसी को अभी भी राज्य के 27% मुस्लिम मतदाताओं के वोट पर ज्यादा भरोसा है। यही वजह है कि विपक्षी दल लगातार ये आरोप लगाते हैं कि ममता सरकार निरपेक्ष होकर काम नहीं करती। टीम न्यूज़ नेशन। राय, एक बड़ी खबर आ रही है जो अभी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली का ऑपरेशन चल रहा है और ऐसे में माना जा रहा है कि वित्त मंत्री का कार्यभार अब पीयूष गोयल देखेंगे, जो कि रेल मंत्रालय का भी कार्यभार देख रहे हैं। इसके साथ साथ स्मृति ईरानी को अब सिर्फ कपड़ा मंत्रालय का कार्यभार रखा गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय राज्यवर्धन सिंह राठौर को सौंप दिया गया है। जब तक अरुण जेटली की तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक वित्त मंत्री के तौर पर पीयूष गोयल काम करेंगे और स्मृति ईरानी के पास सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जो था उसे अब राज्यवर्धन राठौर देखेंगे। राज्यवर्धन राठौर इससे पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर कार्यरत थे, लेकिन फिलहाल वो खेल मंत्रालय देख रहे थे और खेल मंत्रालय में उनका प्रदर्शन काफी अच्छा दिखा है। ऐसे में माना जा रहा है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय एक बार फिर राज्यवर्धन राठौर को देकर शायद एक बड़ी जिम्मेदारी उनके पास दी गई है। हमारे संवाददाता मधुरेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मधुरेंद्र, ये जो अभी फेरबदल है जो कि सिर्फ 2 या 3 महकमों तक ही सीमित है, इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, खासतौर पे बड़ा फेरबदल अगर देखा जाए तो आईएनबी मिनिस्ट्री में हुआ है। स्मृति ईरानी को फिर एक बार जो है वो बड़ा झटका कहा जा सकता है, क्योंकि इतना बड़ा मंत्रालय मिलने के बाद वो संभाल नहीं पाई और उनको फिर से एक बार टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की तरफ लौटना पड़ रहा है। राज्यवर्धन राठौर का एक तरह से हम देखें तो प्रमोशन है ये, क्योंकि उनको सीधे तौर पर जो है वो कहीं न कहीं पहले खेल मंत्रालय उनके पास था, लेकिन सूचना प्रसारण जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय का समूचा कार्यभार उनको देना एक बड़ा फैसला कहा जा सकता है। और जो एक मामूली फेरबदल है वो कहीं न कहीं फाइनेंस मिनिस्ट्री को लेकर है, क्योंकि अरुण जेटली का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और ऐसे में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसका अतिरिक्त प्रभार पीयूष गोयल को दिया गया है, जो कि रेल मंत्रालय संभाल रहे हैं। बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो एक बार फिर राज्यवर्धन राठौर को एक बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन क्या अब जो अटकलें लगेंगी वो यही कि क्या स्मृति ईरानी का कद छोटा किया जा रहा है। और आइए बात करते हैं कि किस तरह से आज पेट्रोल का खेल हमारी सरकार बड़े अच्छे तरीके से खेल रही है। 19 दिनों तक कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पेट्रोल की और डीजल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ। तमाम सवाल सरकार से पूछा गया और सरकार ने हमेशा यही कहा कि सरकार का नियंत्रण पेट्रोल और डीजल की कीमत पर बिल्कुल नहीं है। लेकिन चुनाव से 19 दिन पहले अचानक पेट्रोल की कीमतें बढ़नी बंद हो गईं। 19 दिनों तक पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ीं और अब जैसे ही नतीजे सामने आने को हैं, पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक बार फिर बढ़ने को तैयार हैं और बढ़ रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अब तक के सबसे उच्चतम रेट पर पहुंच जाएगी पेट्रोल और डीजल की कीमत। तो क्या हम वाकई में माने कि सरकार हमसे सच बोलती है? क्या वाकई में केंद्र सरकार देश की जनता की आंख में धूल नहीं झोंक रही? पेट्रोलियम मंत्रालय क्या हम सबों को ठग नहीं रहा? वाकई में ठगा ही जा रहा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो चुनावों के मद्देनजर 19 दिनों तक पेट्रोल और डीजल की कीमत थमती नहीं, लगातार बढ़ती। पेट्रोल की कीमतों में महंगाई की आग कोई नई बात नहीं रह गई, लेकिन 19 दिनों बाद जिस तरह पेट्रोल और डीजल के दामों में फिर इजाफा हुआ है, उसके बाद सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल ये कि क्या कर्नाटक चुनावों को देखते हुए पिछले 19 दिनों से कीमतें स्थिर थी, क्योंकि अब कर्नाटक में चुनाव खत्म हो गया है और तेल कंपनियों ने कीमतों में फिर इजाफा कर दिया है। It may be. See, everybody does their strategy for elections. For that reason, they might have said that yes. No, it is not our strategy. Every political party does something during election. सोमवार को दिल्ली में पेट्रोल 74 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर, चेन्नई में पेट्रोल 77 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर, कोलकाता में पेट्रोल 77 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर, मुंबई में भी 82 रुपए 65 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है।
अब लोग करे भी तो क्या करे, महंगे पेट्रोल भरवाने के अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं है। सरकार जिस कारण से बढ़ा रही है वो तो सरकार को ज़्यादा मालूम है, लेकिन निश्चित है बहुत जोर पड़ रहा है गाड़ी इस्तेमाल करने में। पेट्रोल और डीजल की कीमतों का इलेक्शन कनेक्शन है या नहीं, या फिर यह महज संयोग है, लेकिन विपक्ष के पास सवालों की कमी नहीं है। महंगे पेट्रोल की कीमतों पर सरकार के पास दलीलों का अंबार है। सीरिया के हालात से लेकर महंगे क्रूड ऑयल की बातें कही जा रही हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब शायद सरकार के पास भी नहीं है। वो ये कि जब इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल कोड़ियों के भाव बिक रहा था और पूरी दुनिया में पेट्रोल सस्ता था, तब सरकार और पेट्रोलियम कंपनियों ने तेल की कीमतें क्यों कम नहीं की। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। हिंदुस्तान में तेल का ये खेल तो आप बखूबी समझ चुके होंगे कि कैसे सरकार आज हम सबों को दरअसल एक तरह से यूं कहें कि आंख में धूल झोंककर हमारी जेब से पैसे निकाल रही है, और इसमें सरकार को शर्म भी नहीं आती, क्योंकि आखिरकार जनता का पैसा ही तो है। एक जेब से निकालते हैं, दूसरे जेब से कहते हैं कि हम आपको सब्सिडी के तौर पर दे रहे हैं। लेकिन इन तेल के खेल में चुनावी कनेक्शन बताता है कि आज हमारे देश में चुनाव की राजनीति कितनी हावी है। अब जरा भारतीय जनता पार्टी की ही बात कर लेते हैं। बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह को आजकल मॉडर्न चाणक्य कहा जाता है, क्योंकि जब से वो पार्टी अध्यक्ष बने हैं, बीजेपी की चुनावी रथ को लगातार आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब इस रथ को आगे बढ़ाते हुए 2019 की तैयारी बीजेपी के अध्यक्ष अभी से करने लगे हैं। पदाधिकारियों की मुलाकात और बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। 2 दिनों तक बैठक चलेगी दिल्ली में, और यह तय किया जाएगा कि 2019 के इस चुनावी समर को कैसे जीता जाए। यह कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने 2014 के चुनाव के साथ ही आज तक अपने चुनावी संघर्ष में कोई पूर्ण विराम रखा ही नहीं। यह पार्टी ऐसी है जो इलेक्शन मोड में ही चल रही है। न कर्नाटक के नतीजों का इंतजार, न सरकार बनाने को लेकर माथापच्ची की कोशिश। एक चुनाव खत्म, दूसरे की तैयारी शुरू। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के काम करने की मानो यही स्टाइल है। बिना वक्त गंवाए अमित शाह ने नए टारगेट का बिगुल फूंक दिया। ये तस्वीरें दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर की, जहां अमित शाह ने देश भर के पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई और पदाधिकारियों से अपने क्षेत्र में किए गए काम का लेखा जोखा भी मांगा। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में अमित शाह ने मिशन 2019 की तैयारियों पर चर्चा की। सरकार के 4 साल पूरे होने पर पार्टी की रणनीति भी बनाई गई। 48 साल बनाम 48 महीने का नारा दिया गया। 48 सालों की तुलना पिछले 48 महीनों से की जाएगी। सरकार के कामों को जनता के बीच पहुंचाया जाएगा। आने वाले 2019 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए देशव्यापी कार्यक्रम चलाए जाएंगे। जो लोग समझते हैं फ्लुक में आए थे, उनको लगातार चुनाव जीतकर जवाब दिया है, और 2019 में इससे ज्यादा ताकत से आएंगे। लक्ष्य बहुत बड़ा है। इतना ही नहीं, 2019 के चुनाव को देखते हुए बीजेपी किसानों पर सबसे ज्यादा फोकस करने वाली है। इसलिए पार्टी 18 से 20 मई तक गुरुग्राम में बड़े वर्कशॉप को आयोजित करने वाली है। इस वर्कशॉप में बीजेपी कृषि क्षेत्र में मोदी सरकार की उपलब्धियों के प्रचार प्रसार के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देगी। मिशन 2019 के इस अहम बैठक में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई गई। साथ ही अमित शाह ने सभी कार्यकर्ताओं से 2019 आम चुनाव की तैयारियों में जुट जाने को कहा है। शाह ने पार्टी पदाधिकारियों से संगठन में सभी स्तर की कमियों को दूर करने की बात कही है। साथ ही ब्लॉक स्तर तक दलितों से जुड़े मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। शाह ने बैठक में कहा कि पार्टी के आधार को मजबूत किया जाए और हर जिले में बीजेपी के ऑफिस बनने का काम पूरा हो। सब इकट्ठे हो जाएं, लेकिन देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में इकट्ठी है। इसलिए 2019 में आत्मविश्वास के साथ हम चुनाव में जाएंगे। मतलब साफ है कि बीजेपी ने अपना अगला चुनावी टारगेट सेट कर लिया है, और अभी से बीजेपी ने उस टारगेट के लिए मेहनत भी शुरू कर दी है। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से हमारे किसान भी राजनीति वक्त देखकर करते हैं। अब फसलों को काटा जा चुका है। अगले 2 महीने तक जब तक बारिश नहीं होती है, तब तक फसलों को लेकर कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं है, यानी कि किसान खाली है। ऐसे में गुर्जर नेताओं ने एक बार फिर आंदोलन की तैयारी कर ली है। भरतपुर जिले के अड्डा गांव में मंगलवार को महापंचायत में ऐलान किया गया है कि एक बार फिर से आंदोलन शुरू किया जाएगा, यानी कि अब अगले 1 से 1.5 महीने तक लगातार बस सेवाएं प्रभावित होंगी, ट्रेन सेवाएं प्रभावित होंगी, और उसके साथ साथ हंगामा मचता रहेगा। पुलिस की फायरिंग भी शायद हो सकती है, और फिर कहा जाएगा
कि किसानों को सरकार मरवाती है। क्या गुर्जर आंदोलन में फिर आवाजाही ठप होगी? क्या आरक्षण की मांग की आड़ में सरकारी संपत्ति का नुकसान होगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि गुर्जर नेताओं ने आरक्षण की मांग पर आंदोलन तेज करने के लिए 15 मई को महापंचायत बुलाई। हालांकि इस बार आंदोलन के ऐलान के साथ ही वसुंधरा राजे सरकार की ओर से गुर्जर नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया गया। देखिए, सरकार हमेशा इस बात पर विश्वास करती है कि चाहे कोई वर्ग हो, उनके विषयों को लेकर के हम बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं। मुझे विश्वास है कि बातचीत के आधार पर निश्चित रूप से कोई ना कोई रास्ता निकलेगा और हम मिलजुल करके जहाँ सब समाजों के भले की बात होगा, वहीं राजस्थान में शांति और सौहार्द का वातावरण बना रहे, इसके लिए हम सब मिलजुल करके कृति निकलें। दूसरी ओर गुर्जर आंदोलन को देखते हुए प्रशासन चौकस हो चुका है। रेलवे ने अतिरिक्त फोर्स बुला ली। दौसा में प्रशासन अलर्ट है। भरतपुर के बयाना और किरोली के आसपास 30 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट सेवा बंद है। इसमें 167 गांवों में 15 मई की शाम 5 बजे तक पाबंदी है। हालांकि इस बार गुर्जर आंदोलन तो टुकड़ों में बटा हुआ नजर आ रहा है, जिसमें किरोड़ी सिंह बैसला का गुट अड्डा गांव में महापंचायत करने वाला है, जबकि दूसरा गुट मोरोली गांव के टोटा बाबा मंदिर में महापंचायत करने वाला है। बहरहाल अगर सरकार से इनकी बात नहीं बनती तो राजस्थान एक बार फिर गुर्जर आंदोलन की हिंसा में सुलग सकता है, क्योंकि गुर्जर आंदोलन के इतिहास की बात करें तो अब तक गुर्जर आंदोलन में 72 लोगों की जान जा चुकी है और करीब 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। आपको बता दें कि पिछले कई सालों से गुर्जर आंदोलनकारी ओबीसी को मिले आरक्षण में से 5% आरक्षण की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन करते रहे। लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, जयपुर। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि गुर्जर आंदोलन को लेकर अभी भी मीटिंग चली रही है, महापंचायत चली रही है, यानी कि आने वाले दिनों में तैयार हो जाइए कम से कम बस सेवाएं, रोड सेवाएं और ट्रेन सेवाओं के बाधित होने के लिए। पुरानी कहावत है, कहते हैं कि ऊपर वाली की लाठी में आवाज नहीं होती। जाहिर सी बात है, लेकिन प्रकृति जिस तरह से इंसान पर अपना कहर बरपाती है, आवाज नहीं होती, बस लोगों की जान जाती है। और ये बात इसलिए स्थापित होती है क्योंकि पिछले 15 दिनों के भीतर हिंदुस्तान में तकरीबन 150 लोगों की जान जा चुकी है, और खास करके उत्तर भारत में जहां पेड़ गिरने की वजह से और तेज हवाओं की वजह से लोग मरे हैं, बिजली के तार टूटे हैं। पूरा हिंदुस्तान और खास करके उत्तर भारत जो कहें अस्त व्यस्त होता दिखाई दिया है। ऐसे में सवाल ये उठने लगा है कि क्या वाकई में हमारी सरकार के पास आपदा प्रबंधन नाम की कोई चीज है या नहीं। तेज हवाएं आएंगी इसकी जानकारी तो दी जाती है, लेकिन इस तूफान से कैसे बचा जाए, क्या हो, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जाता। आइए आपको दिखाते हैं तूफानी इन हवाओं ने किस तरह से हिंदुस्तान को तहस नहस कर दिया है। हाईवे पर पलटा टैंकर और उसके नीचे दबी कार। इस भीषण हादसे की वजह वही तूफान है जिसने देश भर को खौफ में भर दिया है। तस्वीरें यूपी के बुलंदशहर की। जब धूल भरी आंधी उठी तो सड़क पर कुछ भी दिखना बंद हो गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि ड्राइवर का टैंकर पर काबू नहीं रहा और भारी भरकम टैंकर बीच रोड पर पलट गया। दिल्ली में तूफानी हवाओं ने सड़क किनारे लगे बड़े बड़े होर्डिंग्स को भी नहीं बख्शा। 100 किलो के करीब वजनी ये होर्डिंग आंधी की वजह से बीच सड़क पर गिर गए, जिसकी चपेट में रास्ते से गुजर रही एक कार भी आ गई। गनीमत रही कि इस होर्डिंग के मोटे खंभे कार से दूर ही रहे, जिससे ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ। गाजियाबाद में तेज हवाएं इतनी वेग से उठीं कि चक्रवात की शक्ल ले ली। इस वीडियो को देखिए, एक ऊंची इमारत के चारों तरफ धुएं का जबरदस्त गुबार उठा है। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ है। बस पूरी तस्वीर में ये बिल्डिंग नजर आ रही है जो इस तूफान की मार अकेले झेल रही है। नोएडा की ये तस्वीरें तूफान की ताकत बयां करने के लिए काफी हैं। ये वीडियो एक कार सवार ने बनाई है जिसमें सड़क के दोनों तरफ
तेज आंधी उठती नजर आ रही है और इस आंधी के आगोश में कई पेड़ भी आकर जमींदोज हो गए। कहते हैं आंधी अपने आप पर आ जाए तो पूरी कायनात की शक्ल बदलने की कुव्वत रखती है और इसी बात की गवाह है ये तस्वीरें। मुरादाबाद में तूफान ने सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी। हवाओं के साथ उठते धूल के गुबार ने पूरे माहौल को खौफनाक कर दिया। यूं तो हवाएं आग की दुश्मन मानी जाती हैं, मगर कई बार ये दुश्मनी आग को और भड़का देती है। बुलंदशहर में आंधी के बाद ऐसी बिजली कड़की कि जमीन पर आग की ज्वाला भड़क उठी। ये आग एक खलिहान में गिरी जिससे लाखों की फसल जलकर राख हो गई। यूपी के संभल में भी आंधी और आग का तांडव देखने को मिला। राजपुर इलाके में बिजली गिरने से दर्जनों घर आग की चपेट में आ गए और देखते ही देखते चारों तरफ बस आग ही आग नजर आने लगी। गांव वालों ने बड़ी मुश्किल से फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया। यूपी में कहीं बिजली गिरी तो कहीं बिजली के खंभे। ये तस्वीरें नोएडा की हैं, जहां 100 मील की रफ्तार से चली आंधी ने इतने विशाल बिजली के खंभे को भी नहीं बख्शा और इसे पल भर में जमींदोज कर दिया। हालांकि गनीमत रही कि इस खंभे की चपेट में कोई राहगीर नहीं आया। तूफानी हवाओं ने सबसे ज्यादा नुकसान यूपी को पहुंचाया और इसमें बरेली भी अछूता नहीं रहा। आंधी तूफान ने पूरे शहर का नक्शा ही बदल कर रख दिया और जब तूफान का तांडव शांत हुआ तो 9 लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए। कहते हैं कुदरत आम और खास में फर्क नहीं करती और इसका सबूत दिखा मथुरा में, जहां बीजेपी सांसद हेमा मालिनी भी तूफानी हवाओं के फेर में फंस गई। हेमा मालिनी अपने काफिले के साथ एक समारोह में शामिल होने के लिए जा रही थी, मगर रास्ते में एक पेड़ गिर गया जिसे सुरक्षा कर्मियों ने गांव वालों की मदद से हटाया। तब जाकर काफिला आगे बढ़ पाया। टीम न्यूज़ नेशन। ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती हैं कि आज आंधी और तूफान या तेज हवाओं की वजह से जो आपदा आती है प्राकृतिक, उससे निपटने के लिए हमारे पास संसाधन न के बराबर हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मौसम विभाग अलर्ट जारी कर देता है और उसके बाद पूरे के पूरे उत्तर भारत में सन्नाटा हो जाता है, और वो इसलिए क्योंकि सरकार के पास प्राकृतिक आपदा से निपटने का शायद कोई प्रबंधन है ही नहीं। क्या सिर्फ चेतावनी जारी कर देना सरकार के लिए काफी है? क्या इसी तरीके से सरकार अपना पल्ला झाड़ सकती है अपनी बुनियादी कर्तव्यों से? और अगर ऐसा है तो फिर ऐसी सरकार की आवश्यकता ही क्यों है? कुदरत ने बरपाया कहर, तूफानी हवाओं ने मचाया तांडव। आंधी तूफान ने ली 77 लोगों की जान। मौसम विभाग ने दी 72 घंटे की चेतावनी। एक हफ्ते में 150 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। करीब 200 लोग घायल हो चुके हैं, जबकि 250 पेड़ जमींदोज हो चुके हैं। और इन सब की वजह है ये तूफान, जिसके खौफ में पिछले एक हफ्ते से है पूरा हिंदुस्तान। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था कि तूफानी हवाएं आफत मचा सकती हैं। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के लिए हम रेन और थंडर शावर दे रहे हैं और इसके साथ साथ स्क्वाली विंड स्पीड दे रहे हैं 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा। और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली एंड वेस्ट यूपी के लिए हम लोग वार्निंग दिए हैं कि थंडरस्टॉर्म होगा, कहाँ बारिश भी हो सकता है। सरकारी एजेंसियां चेतावनी जारी कर देती हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या तूफान की वार्निंग देना काफी है? क्या अलर्ट जारी करने से जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? क्या आंधी से आने वाली आफत टालने का कोई तरीका नहीं? इन सवालों का एक ही जवाब है, लापरवाही। जिस तरह हम पर्यावरण से लगातार छेड़खानी कर रहे हैं, उसका असर भारी पड़ता जा रहा है। पिछले एक हफ्ते में 2 बार आए आंधी तूफान के दौरान 255 पेड़ गिर गए, जिसकी चपेट में कई लोग और गाड़ियां भी आ गई। जानकारों का मानना है कि पेड़ों की जड़ें कमजोर होने से ये हादसे हो रहे हैं। जो एनजीटी के ऑर्डर्स है वो मैन मेड, जो आप कह सकते हैं ट्री फॉलिंग है, उस पे तो हैं कि कोई आदमी जाके काट दे उस पेड़ को, तो एनजीटी के अकॉर्डिंग जब तक परमिशन नहीं है, फॉरेस्ट से क्लियरेंस नहीं है, तब तक नहीं काट सकता। मगर जब बात आती है सिंपल
ऐसी जो पेड़ गिर जाते हैं आंधी तूफान से, तो उस पर कोई भी किसी भी प्रकार का आदेश नहीं है एनजीटी की तरफ से। दरअसल एनजीटी की गाइडलाइन के तहत पेड़ों को काटना कानूनन अपराध है। नतीजा ये होता है कि पेड़ों के ऊपरी हिस्से भारी होते जाते हैं, मगर उनकी जड़ों को सड़कों की कंक्रीट जमीन फैलने नहीं देती, जिसके कारण निचला हिस्सा कमजोर ही रह जाता है। और जब आंधी आती है तो ये पेड़ हवाओं के थपेड़े झेल नहीं पाते। कानून के जानकारों के मुताबिक अगर सड़क किनारे लगा कोई पेड़ इतना कमजोर हो गया कि वो आंधी तूफान में गिर सकता है, तो वन विभाग की टीम को चाहिए कि मौके पर जाकर मुआयना करे और जरूरी कदम उठाए। ये ड्यूटी है वन विभाग की, जिनके अंडर में सारे पेड़ आते हैं उनकी, कि वहाँ पर जाके उन पेड़ों की एक तो ये सर्वे करा जाए कि कौन कौन से ऐसे पेड़ हैं जो इतने कमज़ोर हैं कि वो किसी भी प्रकार की आंधी या तूफान में गिर सकते हैं, और उसके बाद उनकी राउंडिंग करके वो उसके बेस को मजबूत करने के लिए अपनी एक प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। इस पर गाइडलाइन बन सकती है। महानगरों में पेड़ों के अलावा सड़क किनारे लगे होर्डिंग भी तूफान आने पर हादसे की बड़ी वजह बन जाते हैं। होर्डिंग लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस तय है। इन गाइडलाइंस के मुताबिक ही किसी एजेंसी को होर्डिंग लगाने की इजाजत दी जाती है, लेकिन सवाल ये है कि नियमों का कहां तक पालन किया जाता है। मेन चीज़ें यही है कि रेड लाइट के पास नहीं होनी चाहिए, उनसे डिस्टेंस एक फिक्स डिस्टेंस है उसके पास होना चाहिए, किसी के लिए हैंगिंग उसमें नहीं होने चाहिए, उसकी सेफ्टी देखनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि यूनिपोल्स वगैरह जो लगाए जाते हैं उस पर पूरे फिक्सचर को प्रॉपरली टाइट किया जाता है। चाहे पेड़ हो या होर्डिंग, आंधी तूफान के दौरान इनके गिरने की आशंका बनी रहती है। इसलिए जरूरी है कि नगर निगम और दूसरे सरकारी विभाग वक्त रहते एक्शन लें, ताकि किसी भी जानलेवा हादसे से बचा जा सके। दिल्ली से रिजवान आरिफ और अभिषेक पांडे के साथ टीम न्यूज़ नेशन। चलिए, 70 साल की आज़ादी में एक बात तो हम सबों को समझ में आ चुकी है कि हम सरकार से किसी भी तरह की कोई भी उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि सरकारी लापरवाही तो हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। लेकिन हम खुद क्या करते हैं? हम तमाम नागरिक अपनी सुरक्षा के लिए क्या वाकई में कोई कदम उठा रहे हैं? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि जब मौसम विभाग चेतावनी जारी करता है तो इसका मतलब यह है कि आप अपने घर के भीतर रहें, न कि बाहर सैर सपाटे पर निकल जाएं, न कि यह कि आप उस तरह की इमारतों में रहें जो टीन या छप्पर की इमारतें हैं और जो ठीक से लगाई न गई हों। ये उड़ सकती हैं और इनके उड़ने के साथ ही इन इमारतों के गिरने का खतरा होता है, छत गिरने का खतरा होता है, लोगों की जान जाती है। छतों पर टंकियां लगाई जाती हैं जो कि फिटिंग सही नहीं होती और पूरी की पूरी टंकी पानी से भरी उतरकर नीचे गिर जाती है। जहां पर पेड़ और पौधे होते हैं, खास करके बड़े पेड़, ठीक वहीं पर जाकर गाड़ी लगाना ये कहां की बुद्धिमत्ता है? कम से कम इसके बारे में थोड़ा तो विचार करना चाहिए। तमाम अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में आप रेलिंग पर पौधे देखेंगे, बड़े बड़े पौधे के प्लांट लगा दिए जाते हैं और गमलों के साथ उन्हें रख दिया जाता है। हवाओं में ये गमले ऊपर से नीचे गिरते हैं। जरा सोचिए, जब किसी के सर पर गिरेंगे तो क्या होगा? दूसरे के सर पर गिरे कोई दिक्कत नहीं है, आपके सिर पर गिरे आप सीधे ऊपर ही जाएंगे। जाहिर सी बात है, ये तमाम बातें हैं, सुरक्षा और एहतियात के कई मामले हैं जो कि हम कर सकते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा और एक बड़ा सीधा सा सलूशन है, चलता है, देखा जाएगा, जब होगा तब होगा। कई बार बहुत देर हो जाती है इसमें। तो चलिए अब आपको ये समझाते हैं कि जब तूफान आ रहे हैं आज तो ये क्या है, क्योंकि इस तरह के आंधी और तूफान हिंदुस्तान में आमतौर पर आपने पिछले कुछ एक सालों में नहीं देखे हैं। क्या वजह है कि आज बड़े पैमाने पर उत्तर भारत में आंधी और तूफान का प्रकोप है? दिन में छाता अंधेरा, अचानक मौसम का बदलता तेवर और आंधी तूफान की दहशत के बीच मौत का तांडव। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर समेत करीब करीब पूरे हिंदुस्तान की हालत ऐसी ही बन रही है। मई महीने की झुलसाने वाली गर्मी के बीच अचानक आंधी तूफान का आना लोगों को जहां रुला रहा है, तो वहीं लोग ये समझ नहीं पा रहे कि अचानक मौसम का ये टॉर्चर क्यों हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो मौसम के इस बदलते मिजाज के पीछे मुख्य रूप से ज्यादा गर्मी होती है और दोपहर के बाद जब गर्मी का प्रकोप चरम पर होता है और हवा में मॉइस्चर बढ़ जाने से और वातावरण में नमी और अस्थिरता की वजह से मौसम के बदलाव की आशंका बनी रहती है। लेकिन मौसम के ऐसे बदलाव के पीछे असली वजह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को माना जाता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भूमध्य सागर से उठी तूफानी हवाओं को कहा जाता है। इसके असर वाले इलाकों में तेज आंधी और तूफान आता है। तेज हवाओं के चलने से गरज के साथ बरसात भी होती है। थंडरस्टॉर्म का 4 रीजन होता है। पहला रीजन होता है कि इंटेंस हीटिंग, सेकंड रीजन होता है कि मॉइस्चर अवेलेबिलिटी,
थर्ड रीजन होता है कि अनस्टेबल एटमॉस्फेयर, फोर्थ रीजन होता है कि कोई एक ट्रिगरिंग मैकेनिज्म जो इसको ट्रिगर करे होने के लिए। सो आप देखेंगे दिन भर में टेम्परेचर कब ज़्यादा होता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो टेम्परेचर मैक्सिमम होता है अराउंड 3 o'clock और 2:30 to 3:30। सो टेम्परेचर जब ज़्यादा हो गया दैट मीन्स इंटेंस हीटिंग तब होता है। इंटेंस हीटिंग होने के बाद ही एटमॉस्फेयर ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है। और कल जैसे सिचुएशन था, ईस्टर्ली विंड्स आ रहा था तो मॉइस्चर अवेलेबिलिटी था, और ट्रिगरिंग के लिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था। सो जो आप बोल रहे हैं कि दिन में लगभग आफ्टरनून में या इवनिंग में ज़्यादा होता है, इसका प्रमुख वजह यही है कि हीटिंग आफ्टरनून में होता है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को भी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर के ऊपर बना हुआ था और दिल्ली में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा था। और जैसे ही दिल्ली में गर्मी का प्रकोप बढ़ा तो वहीं बंगाल की खाड़ी से आ रही हवाओं और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बीच टकराव हुआ, जिसने तूफान का रूप धारण कर लिया। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। मौसम विभाग का जब भी कोई बुलेटिन आता है हम सब समझ जाते हैं कि जो कुछ हो रहा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हो रहा है, लेकिन इस बार जो हो रहा है वो पश्चिमी विक्षोभ से कहीं ज्यादा बड़ा है, इसलिए सावधानी बरतिए। आइए अब आपको दिखाते हैं कि जो तूफान आज आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में वो तो कुछ भी नहीं है। अगर अमेरिका का टॉर्नेडो हिंदुस्तान पहुंच जाए तो सोचिए क्या होगा। ये देखिए तस्वीरें अमेरिका की हैं, जहां पर टॉर्नेडो जो कि चक्रवाती तूफान है वो जमीन पर है, और टॉर्नेडो जब आता है तो अपने साथ सब कुछ लेकर आसमान में उड़ा देता है। इस तरह के तूफानों के लिए भी तैयार हो जाइए। हो सकता है वो दिन दूर ना हो जब प्रकृति का बदलाव हिंदुस्तान में भी सब कुछ लीलता हुआ दिखाई दे। इसमें कोई शक नहीं है कि चीन लगातार हिंदुस्तान को घेरने की कोशिश कर रहा है। हम बात ये जरूर करते हैं कि हिंदुस्तान और चीन के बीच में आजकल संबंध बड़े अच्छे हो गए हैं, लेकिन ये संबंध इतने भी अच्छे नहीं हुए हैं कि चीन हिंदुस्तान को घेरने की अपनी नीति में बदलाव कर दे। अब एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि हिंदुस्तान के पूर्वी तट के ठीक सामने म्यांमार में चीन एक बंदरगाह को विकसित कर रहा है, और म्यांमार की सरकार के लिए उसने $10 बिलियन का उधार दिया है। $10 बिलियन यानी कि $10 अरब का ये उधार म्यांमार शायद कभी भी चुकता न कर सके। यानी कि ऐसा माना जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में कि जिस तरह से हम्बनटोटा को चीन ने अपने पास 99 साल के लिए लीज पर ले लिया है, ठीक उसी तरह से म्यांमार के इस बंदरगाह को भी चीन अपने पास अगले 99 साल या 100 साल के लिए ले लेगा। अब बताइए हिंदुस्तान का क्या होगा। क्या हिंदुस्तान को पूरब की ओर से समंदर में घेरने की कोशिश कर रहा है चीन? क्या बंदरगाह की आड़ में बंगाल की खाड़ी तक अपनी सैनिक पहुंच बढ़ाने जा रहा है चीन? क्या म्यांमार को कर्ज के जाल में फंसाकर चीन करेगा एक तीर से 2 शिकार? ये सवाल इसलिए खड़े होने लगे क्योंकि चीन ने म्यांमार के चाओपियो नाम के बंदरगाह को विकसित करने के लिए म्यांमार के साथ चली है कर्ज वाली चाल। यह है म्यांमार का शहर चाओपियो। रंगून से 400 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में समंदर किनारे इस शहर में अब तक एक मामूली बंदरगाह हुआ करता था। यहाँ मछलियों का कारोबार होता था, लेकिन इस बंदरगाह के विकास के लिए चीन ने म्यांमार की सरकार के साथ एक करार किया। चीन ने म्यांमार सरकार के साथ जो करार किया है उसमें चीन ने म्यांमार के पश्चिम में तटीय शहर चाओपियो में डीप सी पोर्ट बनाने का करार किया है। इसमें चीन की सरकारी निवेश कंपनी CITIC की 70% हिस्सेदारी है, जो 30% में म्यांमार सरकार और स्थानीय कंपनियां हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए चीन ने म्यांमार को $10 अरब का कर्ज दिया है, जिसके बदले में चीनी कंपनी 75 साल तक बंदरगाह का संचालन करेगी। चीनी करार से पहले मामूली बंदरगाह के तौर पर जाने जाने वाला चाओपियो बंदरगाह पर सिर्फ मछलियों का कारोबार होता था, लेकिन चीनी करार के बाद यहाँ जमीन के दाम 3 गुने हो चुके हैं। लोगों को सपना दिखाया गया कि चीन यहाँ इंडस्ट्रियल जोन बनाएगा। म्यांमार में चीन के डीप सी पोर्ट बनाने के करार का सबसे बड़ा असर भारत की सुरक्षा पर पड़ने वाला है, क्योंकि नक्शे पर देखें, म्यांमार के इस शहर में बंदरगाह बनाकर चीन अपनी मौजूदगी तय कर लेगा। ये इलाका भारत के पूर्वी तट से उस नेवल बेस के ठीक सामने होगा जहां भारत के न्यूक्लियर सबमरीन होंगे। इसके अलावा चीन के इस शहर में तेल और गैस लोडिंग टर्मिनल है, जहां से पश्चिमी चीन के यूनान प्रांत तक सीधा रेल संपर्क बनाने वाला है। कारोबार के नाम पर चीन ने म्यांमार में निवेश की कोशिश की है। दरअसल उसकी चाल एक तीर से 2 शिकार करने की है।
जिसमें एक तो वो भारत के सामरिक ठिकानों तक सीधे अपनी पहुंच बना लेगा और दूसरे बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने के लिए उसे मलक्का स्ट्रेट और दक्षिण चीन सागर से नहीं गुजरना पड़ेगा। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए बात करते हैं पाकिस्तान के चीनी की। यहाँ पाकिस्तान की चीनी की मिठास अब जरा हिंदुस्तान में फीकी पड़ रही है, और वो इसलिए कि हमने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दे रखा है और पाकिस्तान से तिजारत करने में हमें कभी कोई दिक्कत नहीं होती। ये बात अलग है कि पाकिस्तान के आतंकवादी हिंदुस्तान में खून की होली खेलते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान की चीनी खाकर अपनी जबान मीठी करते हैं। अब जाकर बीजेपी की सहयोगी शिवसेना को पाकिस्तान की चीनी में खटास दिखने लगी है। इसलिए शिवसेना विरोध के लिए पाकिस्तान से आयातित चीनी को सड़क पर फेंक रही है। जमीन पर चीनी की धार और बोरियों पर खड़े होकर हल्ला बोल। मोर्चे की इन तस्वीरों में एक झकझोर देने वाला सच छिपा, साथ ही कई सवाल भी। ये विरोध क्यों हो रहा है, ये बताने से पहले जरा चीनी की इन बोरियों को गौर से देखिए, जिस पर लिखा है प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान, यानी चीनी की ये बोरियां सरहद पार पाकिस्तान से आई। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान से 60 मीट्रिक टन चीनी आयात की। अब इस पर संग्राम क्यों छिड़ा है, अब आपको बताते हैं। पाकिस्तान से चीनी खरीदने को लेकर एनसीपी और एमएनएस ने कड़ा एतराज जताया, गोदाम में घुसकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके पीछे दलील दी कि जब राज्य में चीनी की कोई कमी नहीं तो फिर दगाबाज पाकिस्तान से चीनी आयात क्यों। महाराष्ट्र में ऑलरेडी 17,000 मीट्रिक टन शुगर अवेलेबल है। उसके बाद 65,000 मीट्रिक टन शुगर लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी किसी भी देश से, और उसके ऊपर आप पाकिस्तान से अगर शुगर मंगाते हो तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उसका विरोध करेगी। देश में चीनी का बम्पर स्टॉक है। मौजूदा साल में चीनी का 317 लाख टन उत्पादन हुआ है, जो खपत के मुकाबले काफी ज्यादा है। उत्पादन ज्यादा होने के बावजूद केंद्र सरकार ने चीनी के निर्यात खोलने में काफी देर कर दी, जिसकी वजह से चीनी के दाम देश में गिर गए और किसानों को घाटे का सामना करना पड़ा। और अब पाकिस्तान से आई चीनी हिंदुस्तान के किसानों के लिए घाटे का सबब बन सकती। गन्ने का ज़्यादा उत्पादन हो गया, इसलिए चीनी भी ज़्यादा पैदा हुई है और आज यहाँ की चीनी बाहर भेजने की आवश्यकता है। इस तरह की मांग वहाँ की गन्ना किसानों की है। ऐसी स्थिति में आज यहाँ चीनी बाहर से लाई और ख़ासतौर पाकिस्तान से आई, इसका एक रिएक्शन तो होगी। फिलहाल भारत में चीनी 25 रुपए प्रति किलो बिक रही है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में चीनी का भाव 19 रुपए से 20 रुपए के बीच है। मतलब साफ है, बाहर से सस्ती चीनी लाकर भारत में ऊंचे दाम पर बेचना और अच्छा खासा मुनाफा कमाना। फिलहाल पाकिस्तानी चीनी पर हंगामे का शोर है। इस मामले को लेकर शरद पवार ने प्रधानमंत्री से मिलने का वक्त भी मांगा। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा से तल्ख रहे हैं और चुनाव के दौरान बीजेपी ने इसका फायदा भी उठाया है। ऐसे में भारत में पाकिस्तानी शक्कर को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां सरकार और बीजेपी को घेरती नजर आ रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वाजगे के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई। 11 मई की रात को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जबरदस्त हिंसा हुई थी और उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे कि दंगे होने वाले हैं। 2 लोगों की जान गई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो लोग सड़कों पर दंगा करते दिखाई दे रहे थे, तोड़फोड़ करते दिख रहे थे, उन्हें किसका संरक्षण मिला हुआ था? एक ताज़ा वीडियो सामने आया है जो प्रदर्शित करता है कि कैसे राज्य प्रशासन दंगाइयों के साथ खड़ा था। औरंगाबाद की पुलिस संरक्षण दे रही थी उन लोगों का जो दंगा कर रहे थे। ये तस्वीरें 11 मई की रात की बताई जा रही हैं, जिस दिन महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दंगा भड़का था। उसी दिन शहर की एक इमारत के ऊपर से ली गई तस्वीर ने पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इन तस्वीरों में दिख रहा है कि तकरीबन सुनसान पड़ी सड़क पर दंगाइयों की टुकड़ी कार के शीशे तोड़ रही है। इसी वीडियो में दिख रहा है कि दंगाइयों से चंद कदम की दूरी पर पुलिस के लोग सड़क पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें ना तो कार में हो रही तोड़फोड़ को लेकर कोई चिंता दिखती है और ना ही जलती हुई कारों को लेकर कोई परेशानी। इस तरह के कई वीडियो सोशल साइट पर वायरल हुए हैं,
जिसमें दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीरें औरंगाबाद हिंसा के वक्त की हैं। हालांकि महाराष्ट्र पुलिस अभी तक ये पता नहीं लगा पाई है कि ये वीडियो सही है या नहीं। महाराष्ट्र पुलिस का कहना है, हमने लोगों से कहा है कि जिसके पास ये वीडियो है वो पुलिस में जमा कराए। हम वीडियो की सत्यता की जांच करेंगे और अगर पुलिस की गलती पाई गई तो उचित कार्रवाई की जाएगी। अफसोस की बात तो ये है कि दंगों को लेकर जो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है और आसानी से उपलब्ध है, उसे पुलिस लोगों से जमा कराने का इंतजार कर रही है। ऐसे शहर को, इतने बड़े शहर को 2 महीने से पुलिस कमिश्नर नहीं है, पुलिस फोर्स का नेतृत्व देने वाला कोई अफसर नहीं है। ऐसे में आप क्या उम्मीद करते हैं ऐसे शहर में? औरंगाबाद में दंगा फैलाने के आरोपियों को पकड़ने की बात तो दूर की बात है, अभी तक पुलिस ने पुख्ता तौर पर यह भी नहीं बताया कि आखिर ये हिंसा हुई क्यों और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। क्योंकि जिस तरह की खबरें चल रही हैं, उसमें हिंसा के पीछे कई वजह बताई जा रही हैं। पुलिस ने शुरुआती तौर पर बताया था कि पानी का अवैध कनेक्शन हटाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था, जबकि एक खबर ये है कि गैरेज में मोबाइल फोन को लेकर झगड़ा हुआ जो दंगे की शक्ल में बदल गया। एक खबर ये भी है कि अवैध पान दुकान हटाने का विवाद बढ़ा। एक ऐसी भी बात सामने आ रही है जिसमें खराब आम को लेकर फलवाले से किसी शख्स का झगड़ा हुआ जो दंगे में तब्दील हो गया। आपको बता दें कि 11 मई की रात करीब 10 बजे औरंगाबाद के मोती करंज इलाके में जो हिंसा भड़की थी, उसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। 100 से ज्यादा दुकानें और 40 से ज्यादा वाहन फूंक डाले गए थे। इस हिंसा में पुलिस वालों समेत 60 लोग जख्मी भी हुए हैं। टीम न्यूज नेशन। चाहे हम 80 के दशक के तमाम दंगों की बात करें उत्तर प्रदेश और उसके साथ साथ सिख दंगों की, या फिर हम 2001 की बात करें जब गुजरात दंगे हुए थे, या फिर हम आज की बात करें, दंगों में पुलिस की सक्रिय भूमिका होती है। कम से कम आज ये तस्वीरें स्थापित कर रही हैं। क्वेश्चन आवर में आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज नेशन।